चैप्टर 9 लेवल 1 आर्टिलरी डिजाइन ड्राइंग्स। थोड़ी देर सोचने के बाद ली ने सिर हिलाया। ठीक है, फिर उनके लॉर्ड को आने दो। ज्यादा देर नहीं हुई कि एज्योर का लॉर्ड एक ऑफ-रोड व्हीकल में पहुंच गया। गाड़ी अभी भी टुमारो से करीब 300 मीटर दूर रुक गई। दरवाजा खुला और एक मध्यम उम्र का आदमी जिसकी बाई बाजू कटी हुई थी धीरे धीरे बाहर उतरा। उसकी शक्ल देखते ही ली ये लिफ्ट प्लेटफॉर्म लेकर नीचे जाकर उससे बात करने की तैयारी करने लगा। ओल्ड जू ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। अली, हो सकता है वो एज्यो का असली लॉर्ड ना हो। ये कोई चाल भी हो सकती है। सेफ्टी के लिए तुम्हें खुद सामने नहीं आना चाहिए। हम किसी और को तुम्हारी जगह भेज देते हैं। ली ये हल्का मुस्कुराया और हाथ हिलाकर उसे शांत रहने का इशारा दिया। ओल्ड जू और बाकी लोग शायद नहीं जानते थे, लेकिन ली ये को पूरी तरह यकीन था। पिछली इंटेलिजेंस में साफ लिखा था कि एज्यो के लॉर्ड की बाई बाजू चोट के कारण काटी गई थी और ये मध्यम उम्र का आदमी असली लॉर्ड ही था। चूंकि सामने वाले ने इतनी सिंसेरिटी दिखाई थी तो उसका खुद सामने आना भी बनता था। विस्तृत विल्डरनेस में दोनों लॉर्ड्स आमने सामने खड़े थे और उनकी मोबाइल सिटीज बहुत पीछे खड़ी थी। मध्यम उम्र के आदमी ने सबसे पहले हाथ बढ़ाया। मैं ली जिन हूं, लॉर्ड ऑफ एज्योर। टुमारो, ली ये ने उसका हाथ मिलाया। ली जिन ने अपना मकसद समझाना शुरू किया। हमें फ्रेश वाटर चाहिए। कई दिनों से पानी का सोर्स नहीं मिला और हम अब ऑलमोस्ट लिमिट पर हैं। पहले हमारे वाटर टावर में काफी फ्रेश वाटर था, लेकिन कुछ दिन पहले क्योंकि बात करते करते वो अचानक रुक गया और खांसने का नाटक करने लगा। ली ये हल्का मुस्कुराया। असल में उसे ये अच्छे से पता था कि एज्यो ने कहां हमला किया था, उसकी बाजू क्यों कटी, वाटर टावर कैसे डैमेज हुआ और हाल ही में उसने कौन से रिसोर्स पॉइंट्स कैप्चर किए थे। हमारे पास अभी पर्याप्त फ्रेश वाटर रिजर्व्स है और हम तुम्हें बेच सकते हैं, उसने कहा। बेहतर होगा कि तुम इसे आयरन ओरे से एक्सचेंज करो। ली जिन ने राहत की सांस ली। ठीक है, उसने सिर हिलाया। हमने हाल ही में एक माइन कैप्चर किया है और वहां से काफी ओरे निकाला है। कुछ बार्गेनिंग के बाद ली ये ने 600 यूनिट्स फ्रेश वाटर के बदले 300 यूनिट्स आयरन ओरे और 50 यूनिट्स सॉल्टपीटर का सौदा किया। सप्लाईज देते समय ली जिन की नजर अचानक ओल्ड जू और बाकी लोगों के हाथों में पड़े फैल्कन असॉल्ट राइफल पर पड़ी। लेवल 1 फायर आर्म्स, तुम्हारे पास इतनी अच्छी चीजें हैं? उसने हैरानी से कहा। हमारे पास सिर्फ ऑर्डिनरी गन्स है और मॉन्स्टर्स को मारने में बहुत मेहनत लगती है। ईर्ष्या से भरा हुआ वो थोड़ा हिचकिचाया और फिर बोला, क्या तुम? ली ये फिर से मुस्कुराया। मैं तुम्हें बेच सकता हूं 100 यूनिट्स आयरन ओरे पर राइफल। ली जिन का चेहरा तुरंत उतर गया। लेवल 1 फायर आर्म बनाने में भले ही आयरन ओरे ज्यादा लगता हो, लेकिन 50-60 यूनिट से ज्यादा नहीं लगते। तुम्हारी कीमत तो बहुत आउटरेजियस है। क्या थोड़ा सस्ता नहीं हो सकता? तो 90 यूनिट्स आयरन ओरे पर राइफल, ये कीमत और कम नहीं हो सकती। काफी बार्गेनिंग के बाद जब ली ये झुका ही नहीं तो ली जिन ने लंबा सोचकर गहरी सांस ली, जैसे कोई बड़ा निर्णय लिया हो। ये कैसा रहेगा? उसने अपने आर्म्स से कुछ निकाला। ली ये की नजर वहां पड़ी और वो तुरंत स्तब्ध रह गया। FROST कैनन BLUEP RINT, ITM नेम फ्रोस्ट CNNON, ITM लेवल 1, EFFECT हिट होने पर टारगेट पर फ्रीजिंग इफेक्ट डालता है और उसे वल्नरेबल बनाता है। सर FTING रिक्वायर्स 300 यूनिट्स फ्रोस्ट ओरे लेवल 1, एक फ्रोस्ट क्रिस्टल लेवल 1। NOT फ्रोस्ट कैनन शेल्स बनाने के लिए चाहिए 10 यूनिट्स फ्रोस्ट ओरे, एक यूनिट G1 WDER। उसने अपनी आंखें मलकर देखा। यकीन नहीं हुआ कि सामने वाले के पास लेवल 1 कैनन का ब्लूप्रिंट भी है। ली जिन ने अपनी शर्तें रखी। अगर ली ये उसे 6 असॉल्ट राइफल्स, 3000 राउंड्स एम्यूनिशन और 300 यूनिट्स फ्रेश वाटर देगा तो वो ये ब्लूप्रिंट दे देगा। असल में ली जिन खुद भी ब्लूप्रिंट देने में बहुत हिचकिचा रहा था। एज्योर के पास अब तक सिर्फ ऑर्डिनरी कैनन्स थे। ये ब्लूप्रिंट उसे 3 महीने पहले एक एलीट मॉन्स्टर की लाश से मिला था। बहुत खुश हुआ था, लेकिन अब तक फ्रोस्ट ओरे वेन कहीं नहीं मिली। अब अनिश्चित इंतजार करने से बेहतर था कि इस ब्लूप्रिंट को स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एक्सचेंज किया जाए। ली ने लगभग बिना सोचे समझे ये सौदा मान लिया।
लेवल एक कैनन मोबाइल सिटी की फायर पावर को बहुत बढ़ा सकता था। उसने तुरंत 5 असॉल्ट राइफल्स और 1000 से ज्यादा राउंड्स एम्यूनिशन दिए। फिर ली जिनसे मिले आयरन ऑरे से एक और राइफल और बाकी एमो बनाकर पूरा सामान दे दिया। एक बात याद रखना, ली जिन ने कहा, फ्रोस्ट ऑरे सिर्फ रेयर फ्रोस्ट ऑरे वेन से मिलता है और फ्रोस्ट क्रिस्टल उन्हीं वेन्स के साथ कभी कभी मिलता है। चांस बहुत लो होता है, कई बार वेन मिल भी जाए तो क्रिस्टल नहीं निकलता। ली ने सिर हिलाया। वो ये जानता था, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस सिस्टम से फ्रोस्ट ऑरे वेन ढूंढना आसान होना चाहिए। ट्रांजैक्शन पूरा हुआ और ली जिन अपनी टीम लेकर चला गया। एजियो ने गरजते हुए चलना शुरू किया और धीरे धीरे हराइजन के पार गायब हो गया। ली ने ब्लूप्रिंट जेब में रखा और संतोष से मुस्कुराया। वो इस सौदे से काफी खुश था। असल में मोबाइल सिटीज के बीच ट्रेड के कई फायदे थे। दोनों तरफ से रिसोर्सेज और लेवल एक आइटम्स का आदान प्रदान होता, जिससे स्ट्रेंथ बढ़ती। लेकिन ऐसे लेन देन सिर्फ ट्रस्ट या सिंसेरिटी पर टिके रह सकते थे। उसके बाद ली ने अपने लोग माइनिंग जारी रखने भेजे। ये माइन बहुत बड़ा नहीं था। एक्स्ट्रा मैन पावर लगाने के बाद 1.5 घंटे में पूरा खाली हो गया। माइनिंग रिजल्ट्स टैली किए गए। 230 यूनिट्स आयरन ऑरे, 49 यूनिट्स सॉल्ट पीटर और 23 यूनिट्स कॉपर ऑरे। ली जिनसे मिले 300 यूनिट्स आयरन ऑरे में से असॉल्ट राइफल और बाकी एमो बनाने में काफी खर्च हो गया और वेयरहाउस में बचे आयरन ऑरे को मिलाकर अब ली ये के पास कुल 400 यूनिट से थोड़ा ज्यादा रह गए। प्रोडक्शन वर्कशॉप में पहुंचकर उसने तुरंत काम शुरू किया, क्योंकि उसके पास अब कोई फैल्कन असॉल्ट राइफल बचा नहीं था और नया बनाना जरूरी था। अब सॉल्ट पीटर होने की वजह से वो उसे गन पाउडर में प्रोसेस कर कैनन शेल्स भी बना सकता था। हैवी मशीन गन के एमओ भी लगभग खत्म हो गए थे, जिन्हें भरना जरूरी था। हालांकि वो सच में टुमारो की सिटी कंपोनेंट्स अपग्रेड करना चाहता था, लेकिन आर्म्ड फायर पावर रिप्लेनिश करना उससे कहीं ज्यादा जरूरी था। असॉल्ट राइफल्स और उनके एमओ, कैनन शेल्स, मशीन गन एम्यूनिशन। ज्यादा समय नहीं लगा कि आयरन ऑरे की क्वांटिटी फिर से सिंगल डिजिट्स में पहुंच गई। ली ने गहरी सांस लेकर कहा, हाय, ये आयरन ऑरे चाहे कितना भी हो, कभी काफी नहीं पड़ता। चैप्टर 10 लाइफ ऑन अ मोबाइल सिटी। कुछ दिन बाद वॉच टावर पर खड़े ली ने बाइनोक्यूलर्स नीचे रखे और हल्की सी हवा को चेहरे पर महसूस करते हुए आंखें मिचमिचाई। पिछले 2 दिन सरप्राइजिंगली काफी शांत रहे थे। कोई मॉन्स्टर सामने नहीं आया, लेकिन उसका दिल इससे हल्का नहीं हुआ। वेस्टलैंड एरिया सिर्फ 3 महीने में पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। ये सच्चाई उसकी छाती पर स्वॉर्ड ऑफ डैमोकल्स की तरह लटक रही थी। टुमारो को अर्जेंटली डेवलप करना जरूरी था, लेकिन पिछले 2 दिनों में कोई नया रिसोर्स पॉइंट नहीं मिला। वो समझ गया कि उसके ख्याल कुछ ज्यादा एंग्शियस हो रहे हैं। तुरंत सिर झटक कर खुद से बोला, इतना ग्लूमी मत हो, नया दिन अभी शुरू ही हुआ है। फिर उसने वॉच टावर से नीचे पूरा टुमारो देखा। लेवल एक सिटी होने के नाते टुमारो लगभग 125 मीटर लंबी और 80 मीटर चौड़ी थी, जिसकी टिपिकल स्पीड 10-30 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ये 3 लेयर्स में बंटी थी, अपर, मिडिल और लोअर। अपर लेयर नोबल डिस्ट्रिक्ट, जो मोबाइल सिटी के 5% हिस्से में फैला था। यहां सबसे अच्छी सनलाइट और हवा मिलती थी। एक छोटा गार्डन, ऑब्जर्वेशन डेक और कुछ बड़े हाउसेस बने थे। पहले के लॉर्ड और उसका परिवार यही रहते थे। वॉच टावर भी इसी लेयर पर था। मिडिल लेयर सिविलियन और लिविंग एरिया, जो पूरे शहर का 70% था। यहीं पर रेजिडेंशियल रूम्स, फील्ड्स, वाटर टावर्स और वेयरहाउस बने थे। हर रूम सिर्फ 9 वर्ग मीटर का होता था, जो अपर लेयर के रूम से काफी छोटा था। लोअर लेयर पावर और स्लेव डिस्ट्रिक्ट, जो 25% हिस्से में फैला था। इसमें पावर सिस्टम, फ्यूल रूम, कॉकपिट, प्रोडक्शन वर्कशॉप्स, वेयरहाउस और क्रेन्स मौजूद थे। आमतौर पर एक लेवल एक मोबाइल सिटी की स्टैंडर्ड कैपेसिटी 1000 लोगों की होती थी। ज्यादा लोग भी समा सकते थे, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर रेयरली ऐसा होता था। आखिर अपोकलिप्स में सर्वाइवल ही सबसे बड़ा चैलेंज था, और जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा फूड और फ्रेश वाटर का कंजम्पशन। वॉच टावर से नीचे उतरते हुए ली ये ने अपर लेयर पर एक नजर डाली। अब वो और ओल्ड झू अपर लेयर में रह रहे थे। उनके रूम्स न सिर्फ स्पेशियस थे, बल्कि उसमें वार्डरोब्स, डेस्क्स और नाइट स्टैंड्स तक थे।
पहले के स्लेव लाइफ से ये बहुत बेहतर था। ली ये तो अब लॉर्ड के रूम में रह रहा था, जहां सिमंस बेड और प्राइवेट बाथरूम तक था। छोटे गार्डन और ऑब्जर्वेशन डेक पर नजर डालते ही उसके माथे पर शिकन आ गई। उसे ये दोनों जगह बेकार लग रही थी। मोबाइल सिटी में स्पेस वैसे भी लिमिटेड थी। उसकी नजर में इन जगहों को तोड़कर फील्ड्स में बदल देना चाहिए था, ताकि और फूड उगाया जा सके। गैंगवे से होते हुए ली ये मिडिल लेयर की ओर बढ़ा। रास्ते में उसने कई नए लोग देखे जो टुमारो को साफ करने में लगे थे। अभी मैन पावर कम थी, इसलिए न्यू कमर्स को माइनिंग के साथ साथ फार्मिंग और क्लीनिंग का काम भी करना पड़ता था। फील्ड्स में हल्के नीले पत्ते हिल रहे थे। ये वही ब्लू हार्ट पोटैटो सीड्स थे जो कुछ दिन पहले लगाए गए थे। कुछ ही दिनों में ये हार्वेस्ट होने वाले थे। चलते चलते उसने जेब से एक स्टीम्ड बन निकाला और खाने लगा। सप्लाई सिस्टम अभी काफी स्ट्रिक्ट था। ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स को रोज सिर्फ एक यूनिट फ्रेश वाटर, एक स्टीम्ड बन और 2 ब्लू हार्ट पोटैटोज मिलते थे। कॉम्बैट पर्सनल को 2 यूनिट्स फ्रेश वाटर और 6 स्टीम्ड बन्स या पोटैटोज। कॉम्बैट कैप्टन्स, हेल्म्समैन, मैकेनिक्स और लुकआउट्स को इससे भी ज्यादा मिलता था। टुमारो की अपराइजिंग में जो 12 लोग ली ये के साथ थे, टैंग फैंग हेल्म्समैन बना, ओल्ड झू उसका डेप्यूटी और कॉम्बैट कैप्टन दोनों था, और बाकी कॉम्बैट टीम में रखे गए। इस समय ओल्ड झू कुछ साथियों के साथ पेट्रोल कर रहा था। ली ये ने हल्का सिर हिलाकर उसे देखा और स्टीम्ड बन खाते हुए आगे बढ़ गया। अपोकलिप्स में एक भरोसेमंद टीम होना सर्वाइवल और डेवलपमेंट दोनों के लिए जरूरी था। जल्दी ही वो लोअर लेयर पर पहुंच गया। कुछ कदम ही चला था कि कॉकपिट से टैंग फैंग की एक्साइटेड आवाज आई, भाई लिन, तुम तो कमाल हो। तुम्हारे मेथड से ऑटो पायलट प्रोग्राम सेट करना सच में आसान हो गया। ली ये कॉकपिट में दाखिल हुआ। टैंग फैंग कंट्रोल पैनल के सामने खड़ा उत्साह से भरा था। उसके बगल में लिन डब्ल्यू खड़ा था, वही चश्मा पहने नौजवान जिसे उसने हाल ही में रिक्रूट किया था। लिन डब्ल्यू के पीछे एक्सायो याओ नाम की छोटी लड़की व्हीलचेयर पकड़कर खड़ी थी। ली ये को देखते ही वो डरकर सिमट गई। उसे वो वाक्य याद था, अगर काम के साबित नहीं हुए तो मैं सच में तुम दोनों को नीचे फेंक दूंगा। ली ये ने लिन डब्ल्यू को देखकर आश्चर्य महसूस किया। इन दिनों लिन डब्ल्यू ने उसे निराश नहीं किया था। उसने टुमारो की रिपेयर का काम बखूबी संभाला था और अब तो हेल्म्समैन की ड्यूटीज तक कर सकता था। टैंग फैंग को प्रोग्राम्स और कंट्रोल्स सिखा रहा था। ये इंसान टुमारो के फ्यूचर डेवलपमेंट में बहुत बड़ा एसेट बन सकता है। काश इसका शरीर हेल्दी होता। ली ये की आंखों में हल्की रिग्रेट झलक गई। पिछले कुछ दिनों में उसने लिन डब्ल्यू को कई बार खून की खांसी करते देखा था। हेल्म्समैन की पोजीशन लंबा काम और लगातार मेंटल स्ट्रेन मांगती थी और लिन डब्ल्यू का हेल्थ उस लायक नहीं था। आखिरकार ली ये ने ठान लिया कि लिन डब्ल्यू को हेल्म्समैन नहीं बनाएगा। इसके बजाय टुमारो से ही किसी और को चुनकर ट्रेन किया जाएगा। इससे टैंग फैंग और वो बारी बारी से ड्राइविंग शेयर कर सकते थे। ऑटो पायलट प्रोग्राम होने के बावजूद कॉकपिट में हर वक्त कोई न कोई होना जरूरी था। टैंग फैंग तो अब लगभग परमानेंटली वही रहता था। नई हेल्म्समैन पोजीशन भी अपने ही लोगों को दी जानी थी। न्यू कमर्स कैपेबल लगे, लेकिन रिस्क उठाना ठीक नहीं था। ली ये ने अपने चुने हुए साथी को कॉकपिट में बुलाकर लिन डब्ल्यू और टैंग फैंग के पास ट्रेनिंग शुरू करवा दी। उसी समय लुकआउट की जिम्मेदारी संभालने वाले ने भी अपनी इच्छा बताई। वो लुकआउट नहीं रहना चाहता था, बल्कि कॉम्बैट टीम ज्वाइन करना चाहता था। उस दिन उसने वॉचटॉवर से देखा था कि असॉल्ट राइफल्स लेकर लिए और ओल्ड झू ने कैसे स्नेकमैन को मिटा दिया। वो नजारा उसे बहुत खींच गया था। ली ये ने उसकी बात मान ली और कहा कि जल्द ही कोई नया लुकआउट रिक्रूट किया जाएगा। सारी अरेंजमेंट्स पूरी करने के बाद ली ये ने सिस्टम पैनल खोला। नई इंटेलिजेंस रिफ्रेश हो चुकी थी। इस बार एक कॉमन, एक एक्सीलेंट, 2 रेयर, एक आउटस्टैंडिंग और एक एपिक इंटेलिजेंस मिली। पहली 5 इंटेलिजेंसेस साफ दिखाई दे रही थी, जबकि एपिक अभी रिफ्रेश हो रही थी। ली ये ने जल्दी जल्दी सारी नई इंटेलिजेंस पढ़नी शुरू की। चैप्टर 11 रोलन फोर्ट्रेस 1। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में 190 किलोमीटर दूर एक छोटा आयरन ओरे वेन है, जिसकी एस्टिमेटेड यील्ड 150 यूनिट्स है। इंटेलिजेंस वैल्यू एवरेज 2। रोलन फोर्ट्रेस के लोअर सिटी में एक नौजवान, जो पहले गनर था,
रिपेयर शॉप की जॉब से निकाल दिया जाएगा। इंटेल वैल्यू एक्सीलेंट। 3 कॉन्करर लॉर्ड को फिलहाल कम से कम 500 यूनिट्स लावा स्पाइडर सिल्क की जरूरत है और वो इसके लिए हाई प्राइस देने को तैयार है। इंटेल वैल्यू रेयर। 4 नॉर्थ डायरेक्शन में 35 किलोमीटर दूर एक लेवल एक मॉन्स्टर टाउन है। उसके इनहैबिटेंट्स 163 बॉमन है, जिनके पास 4 कैनन्स और 8 हैवी मशीन गन्स है। इंटेल वैल्यू रेयर। 5 1 मिनट बाद साउथ डायरेक्शन में 60 किलोमीटर दूर एक थंडर माइन स्पॉन होगा। ये माइन मीडियम साइज्ड होगा और एक्सपेक्टेड यील्ड 482 यूनिट्स ऑरे की है। इंटेलिजेंस वैल्यू एक्सीलेंट। 6 रिफ्रेशिंग। इंटेल वैल्यू एपिक। जैसा हमेशा होता था, ली ये ने एक एक करके इंटेलिजेंस एनालाइज करना शुरू किया। पहली इंफॉर्मेशन, साउथ वेस्ट में एक छोटा आयरन ऑरे वेन। हालांकि उसे इस वक्त आयरन ऑरे की कमी थी, लेकिन सिर्फ 150 यूनिट्स के लिए इतना रिस्क लेना उसे सही नहीं लगा। शायद वो इसे छोड़ ही देगा। दूसरी इंफॉर्मेशन, रोलैंड फोर्ट्रेस के लोअर सिटी में एक गनर है। ली ये को अर्जेंटली एक गनर चाहिए था। एम्यूनिशन रिप्लेनिश करने के बाद अब वो आर्टिलरी चला सकता था, लेकिन समस्या ये थी कि रोलैंड फोर्ट्रेस कहाँ है, उसे ये नहीं पता। तीसरी इंफॉर्मेशन, कॉन्करर लॉर्ड को 500 यूनिट्स लावा सिल्क चाहिए। इस बार इंटेलिजेंस में एक नया मोबाइल सिटी दिखा और उसके लॉर्ड की जरूरतें साफ साफ लिखी थी। लावा सिल्क एक रेयर लेवल एक मटेरियल है जो लावा स्पाइडर लेवल एक एलीट मॉन्स्टर से ड्रॉप होता है। लावा स्पाइडर्स बेहद बड़े होते हैं, टेबल जितने साइज के, और स्कॉर्चिंग सिल्क स्प्रे करके दुश्मनों पर अटैक करते हैं। चौथी इंफॉर्मेशन, नॉर्थ में 45 किलोमीटर दूर एक मॉन्स्टर टाउन है। मॉन्स्टर टाउन्स वेस्टलैंड में रेयर स्ट्रॉन्ग होल्ड्स होते हैं। वहां अक्सर बड़ी क्वांटिटी में रिसोर्सेज, आयरन ओरे, फ्यूल, फूड, फ्रेश वाटर स्टोर रहते हैं और लेवल एक आइटम्स मिलने की भी संभावना ज्यादा होती है। लॉर्ड्स इन्हें अटैक करने के लिए हमेशा लालायत रहते हैं। हालांकि उसका दिल इस ट्रेजर पर ललचा रहा था। ली ये डर भी रहा था। आखिर टुमारो पर सिर्फ 24 लोग थे और आर्टिलरी व मशीन गन्स भी दूसरों से कम थे। बिना तैयारी के अटैक किया तो भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। पांचवी इंफॉर्मेशन ने उसे सरप्राइज कर दिया। एक रेयर मिनरल वेन, और वो भी मीडियम साइज का। ली ये का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर मैं इसे माइन कर लूं तो छोटी मोटी दौलत तो बन ही जाएगी। लेकिन वो एंग्शियस भी हो गया। थंडर वेन सिर्फ 1 मिनट बाद स्पॉन होगी और वो भी 60 किलोमीटर दूर। अगर किसी सर्वाइवल कन्वॉय या पास के मोबाइल सिटी ने इसे देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। टैंग फैंग, साउथ की तरफ मैक्सिमम स्पीड पर ले चलो, उसने तुरंत आदेश दिया। आमतौर पर लेवल एक सिटी कार की मैक्स स्पीड 50-60 किलोमीटर पर आवर होती है, लेकिन अगर एक्सेसरीज अपग्रेड हो जाएं, तो स्पीड और ज्यादा हो सकती है। फिर उसने एपिक इंटेलिजेंस की तरफ उम्मीद से नजर डाली। पता नहीं इस बार क्या निकलेगा। लगभग 1 घंटे बाद टुमारो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचा। थंडर माइन देखते ही ली ये ने राहत की सांस ली। उसने सबको माइनिंग शुरू करने का आदेश दिया। लाओ झू और उसके साथी ली ये से ज्यादा एक्साइटेड थे। लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म उतरते ही वो पिकैक्स लेकर जोश से खोदने लग गए। 2-3 घंटे की मेहनत के बाद थंडर वेन पूरी तरह से माइन हो गई। कुल 483 यूनिट्स थंडर ओरे उन्हें मिले। ये रेयर मिनरल डार्क ब्लू था और उसकी सतह पर बिजली जैसी चमक उठती थी। बस अफसोस ये था कि थंडर क्रिस्टल्स इसमें नहीं मिले। ली ने प्लान किया कि ये बैच बेचकर सप्लाईज खरीदेगा, लेकिन लौटते वक्त लुकआउट की आवाज आई। रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 800 मीटर दूर एक फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट के अंदर कुछ बड़ा मूव कर रहा है। फॉरेस्ट? बिग आए? ली ये चौंक गया। वो तुरंत वॉच टावर पर भागा। दूरबीन से देखने पर पता चला वो फायर फेदर फॉरेस्ट है। ये वही जगह है जो इंटेलिजेंस में दिखी थी। अगले ही पल जंगल से एक पहाड़ जितना बड़ा लाल रंग का स्पाइडर बाहर निकला।
उसके पूरे शरीर पर मैग्मा जैसी लाल लकीरें थी और 8 आंखें जलते फर्नेस जैसी चमक रही थी। वाइल्ड बॉस, लावा स्पाइडर क्वीन, उसके पीछे कई लावा स्पाइडर्स और 4 एलीट कैप्टन लेवल स्पाइडर गार्ड्स भी थे। टुमारो के सभी लोग दंग रह गए। ली ये की आंखें लावा स्पाइडर क्वीन पर टिकी रहीं। ये रेयर वाइल्ड बॉस है, इसे हराने पर लेवल 2 आइटम मिलेगा। लेकिन अभी टुमारो की ताकत इतनी नहीं थी। वो मजबूरी में नजरें हटाकर बोला, चलो यहां से निकलते हैं। आधे घंटे बाद रास्ते में उन्हें एक कॉन्वॉय मिला। उसका लीडर लिन एक्साये थी, जिसे ली ये ने पहले ज़ॉम्बी टाइड से बचाया था। फिर मुलाकात हो गई। लिन एक्साये ने विंडो नीचे की और मुस्कुराई। हम एक्सप्लोरेशन खत्म करके फोर्ट्रेस लौट रहे हैं। अगर तुम्हें सप्लाईज चाहिए तो हमारे फोर्ट्रेस आ सकते हो। ली ये को यह सुझाव अच्छा लगा। लिन एक्साये लॉर्ड की बेटी थी। उसकी गारंटी पर रोलंड फोर्ट्रेस जाना सेफ रहेगा। वहां वो थंडर ऑरे बेच सकता था, सप्लाईज खरीद सकता था और उस गनर को भी रिक्रूट कर सकता था। शायद फ्रोस्ट ऑरे और फ्रोस्ट क्रिस्टल्स भी वहां मिल जाएं, जिनसे फ्रोस्ट कैनन्स बनती है। 3 घंटे बाद टुमारो कन्वॉय के साथ रोलंड फोर्ट्रेस पहुंच गया। माइनिंग एरिया में बना यह फोर्ट्रेस एक फ्रेश वाटर लेक और खेतों से घिरा था। किले की ऊंची दीवारें दर्जनों मीटर ऊंची थी, जिन पर आर्टिलरी और हेवी मशीन गन्स लगे थे। गार्ड्स लगातार पेट्रोल कर रहे थे। ये नजारा देख ली ये की आंखों में ईर्ष्या चमक उठी। सच में ये फोर्ट्रेस बहुत ताकतवर है। जब गार्ड्स ने देखा कि लिन एक्साये का कन्वॉय टुमारो के साथ है तो उन्होंने गेट खोल दिया। अंदर कदम रखते ही ली ये हैरान रह गया। ये फोर्ट्रेस असल में तो एक मोबाइल सिटी ही है, जिसने बस अपने व्हील्स और ट्रैक्स हटा दिए हैं। चैप्टर 12, द वैगाबॉन्ड्स एंड द फोर्ट्रेस फैक्शंस। ये रोलंड फोर्ट्रेस का सीन क्या है? ली ने किले को घूरते हुए मन ही मन सवाल किया। शायद ये मोबाइल सिटी का फोर्ट्रेस फैक्शन है। पीछे से एक काम आवाज आई। ली ने पीछे मुड़कर देखा। वो लिन डब्ल्यू था। फोर्ट्रेस फैक्शन? लिन डब्ल्यू ने चश्मा ठीक किया और समझाना शुरू किया। इस वेस्टलैंड दुनिया में मोबाइल सिटीज 2 फैक्शंस में बंटे हुए हैं, वॉन्डरिंग फैक्शन और फोर्ट्रेस फैक्शन। नाम से ही साफ है, वॉन्डरिंग फैक्शन यानी वे सिटीज जो लगातार घूमते रहते हैं, सप्लाईज इकट्ठा करते हैं और पूरी दुनिया को अपना घर मानते हैं। मोबाइल सिटीज का बड़ा हिस्सा इसी फैक्शन में आता है। फोर्ट्रेस फैक्शन उन सिटीज को कहते हैं जो चलना छोड़कर किसी रिसोर्स रिच जगह पर स्थायी रूप से बस जाती है। जैसे जैसे उनका साइज बढ़ता है, वो एक जगह सेटल होकर वहां क्रॉप्स उगाते हैं, लाइव स्टॉक पालते हैं और थ्राइव करते हैं। फोर्ट्रेस फैक्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि उनके पास वॉन्डरिंग फैक्शन से कहीं ज्यादा स्पेस और फार्मलैंड होता है। जब चलना फिरना बंद हो जाता है तो खेती और पशुपालन से उन्हें अबंडेंट फूड मिल जाता है। ज्यादा फूड का मतलब ज्यादा पॉपुलेशन और पॉपुलेशन का मतलब ज्यादा लेबर। इस तरह फोर्ट्रेस धीरे धीरे मजबूत बनता है। रेजिडेंट्स क्रैम्प्ड रूम्स में रहने की बजाय अपने मन मुताबिक बड़े घर बना सकते हैं। यार्ड्स तक होते हैं। इसलिए सैम लेवल पर फोर्ट्रेस की पॉपुलेशन मोबाइल सिटी से कहीं ज्यादा होती है और वहां की लिविंग कंडीशंस भी बेहतर। लेकिन इसका एक ऑब्वियस ड्रॉबैक भी है। एक बार चलना बंद कर देने के बाद फोर्ट्रेस रिसोर्सेज के लिए दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकता। ज्यादातर फोर्ट्रेसेस उसी लेवल पर अटके रहते हैं और रेयरली अपग्रेड हो पाते हैं। अच्छा, तो ऐसा है। ली ने सिर हिलाया। अगर उसे चुनना होता तो वो वांडर ही चुनता। भले ही रोज रोज स्ट्रगल हो, लेकिन हर दिन नया एडवेंचर होता है। हर सुबह ये एक्साइटमेंट रहती है कि पता नहीं आज क्या मिलेगा, क्या खोएगा। लिन एक्साये, लॉर्ड की बेटी, की इंट्रोडक्शन की वजह से ली ये और उसकी ग्रुप का रोलंड फोर्ट्रेस में एंट्री स्मूथ रही। इसी दौरान ली ये की नजर दीवार में एक गैप पर पड़ी। उसने क्यूरियोसिटी से लिन एक्साये से पूछा। लिन एक्साये ने बताया, स्कारलेट हाउंड कई बार फोर्ट्रेस पर हमला कर चुका है। दीवार का ये ब्रीच उसके लेवल एक आर्टिलरी से बना था। लॉर्ड खुद नहीं आया, लेकिन अपना बटलर भेजा। ली ने उसकी बेटी को बचाया था। इस फेवर में लॉर्ड ने उसे रोलंड फोर्ट्रेस में ओपन एक्सेस दे दिया। वो फ्रीली ट्रेड और रिक्रूट कर सकता था। ये सुनकर ली ये बेहद खुश हुआ। अब टुमारो को वेस्टलैंड में एक सुरक्षित ठिकाना मिल गया।
लॉर्ड ने उनके लिए खास डिनर भी अरेंज किया। टेबल पर तरह तरह की सब्जियां, फल और मांस रखा था। ली ये पागलों की तरह खाने लगा, क्योंकि अब तक उसकी डाइट बस आलू और बंस पर टिकी थी। लाओ झू और बाकी भी प्लेट्स भर भर कर खाने लगे। खाते खाते ली ये ने सोचा, कब टुमारो भी ऐसे सप्लाईज जुटा पाएगा। डिनर के बाद लिन एक्साए उन्हें मार्केट ले गई। रास्ते में ली ये ने रोलन फोर्ट्रेस का इंटीरियर गौर से देखा। फोर्ट्रेस 2 हिस्सों में बंटा था, अपर अर्बन एरिया और लोअर अर्बन एरिया। लोअर एरिया में शॉप्स, प्रोसेसिंग प्लांट्स और मार्केट्स थे, जबकि अपर एरिया में रेजिडेंशियल हाउसेस। लिन एक्साइए के अनुसार रोलन फोर्ट्रेस की करंट पॉपुलेशन 2000 से ऊपर थी। ये फोर्ट्रेस पहले लेवल एक मोबाइल सिटी रोलन था, जिसने 10 साल पहले यही सेटल होने का फैसला किया। अब इसका स्केल कई गुना बढ़ चुका था और इंटरनल स्पेस काफी बड़ा था। मार्केट के पास पहुंचते वक्त ली ये ने एक और मोबाइल सिटी देखा। वो प्रोसेसिंग प्लांट के पास डॉक थी। उसके लोग स्लेव से सामान अनलोड करवा रहे थे। ली ये ने ध्यान से ऑब्जर्व किया। मोबाइल सिटी का लुक रफ और हेरोइक था, रेड पेंट के साथ। उसका लॉर्ड क्लियरली अपना पर्सनल स्टाइल इसमें दिखाना चाहता था। उस पर एक लाल झंडा लहरा रहा था, जिस पर क्रॉस्ड सोर्ड्स और एक्सेस का पैटर्न था। उसके पास 20-30 कॉम्बैटेंट्स थे, लगभग 50 रेजिडेंट्स और स्लेव्स। इक्विपमेंट में 4 कैनन्स, 8 हैवी मशीन गन्स और अपग्रेडेड ट्रैक्स व टायर्स थे। कॉम्बैटेंट्स के पास लेवल 1 सबमशीन गन्स थे, लेकिन ली ये को सबसे ज्यादा शौक ये देखकर हुआ कि उसके पास एक लेवल 1 कैनन भी था। आईटीएम नेम वाइंड एरोजन CNNON। आईटीएम लेवल 1। SID इफेक्ट टारगेट को कुछ समय तक स्लो कर देता है। CRFTING रिक्वायर्ड 300 यूनिट्स वाइंड एरोजन और लेवल 1 वाइंड एरोजन CRYSTL। इस मोबाइल सिटी की ताकत सच में इंप्रेसिव है। ली ये बुदबुदाया, ओ ये कॉन्करर है। लिन एक्साए ने उसकी नजर पकड़ ली और इंट्रोड्यूस किया। कॉन्करर रोलन फोर्ट्रेस का लंबे समय से पार्टनर है। ये वाइल्ड से रिसोर्सेज लाकर यहाँ बेचता है और बदले में फूड, वाटर और रिपेयर्स लेता है। कॉन्करर? ली ये चौंक गया। क्या ये वही मोबाइल सिटी है जिसे लावा स्पाइडर सिल्क अर्जेंटली चाहिए था? लिन एक्साए ने उसकी नजर फॉलो करते हुए कॉन्करर के ट्रैक की तरफ इशारा किया। वहां देखो, जो खड़ा है वो ले जियान है, कॉन्करर का लॉर्ड। ली ये ने देखा, एक 40 के आसपास का मिडिल एज्ड आदमी। वो श्वार्ज़नेगर जैसा दिखता था, टॉल, मस्कुलर, सनग्लासेस पहने हुए और बेहद इंटिमिडेटिंग। उसके टफ लुक से धोखा मत खाना, लिन एक्साए ने मुस्कुराकर कहा। असल में वो बहुत फ्रेंडली है और हमेशा खुद लीड करता है। उसके लोग भी उस पर जान छिड़कते हैं। बातें करते करते वे मार्केट पहुंचे। विल्डरनेस टाउन की तुलना में रोलन फोर्ट्रेस का मार्केट कहीं ज्यादा जीवंत था। मार्केट एक छोटे शहर जितना बड़ा था और लोगों से खचाखच भरा था। स्कैवेंजर्स, बाउंटी हंटर्स, फोर्ट्रेस रेजिडेंट्स, एलियन कैरावान्स सब मौजूद थे। वहां खाने पीने का सामान, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ओर्स, कोल, फर्नीचर, वेपन्स, यहां तक कि लेवल 1 आइटम्स और डिजाइन ड्राइंग्स भी बिक रहे थे। भीड़ और चहल पहल देखकर ली ये को अपने होम टाउन की याद आ गई। उसका मन कुछ हल्का भी हुआ और साथ ही हल्की उदासी भी छा गई। चैप्टर 13 शॉपिंग स्प्री। मार्केट के एंट्रेंस पर पहुंचते ही लिन डब्ल्यू की नजर सबसे पहले एक छोटे से साइन बोर्ड पर पड़ी। इस हफ्ते के मटेरियल प्यारिसियस WOD 2 क्रिस्टल्स UNIT, FRESH वाटर 3 क्रिस्टल्स UNIT, IRON ORE 5 क्रिस्टल्स UNIT, COL 8 क्रिस्टल्स UNIT, FUEL 12 क्रिस्टल्स UNIT, RARE वेन ORE 15 क्रिस्टल्स UNIT, RARE मिनरल क्रिस्टल 3000 से 5000 क्रिस्टल्स PIEC। ये रेयर मिनरल ORE इतना वैल्यूएबल है? ली ये थोड़ा हैरान हुआ। लिन एक्साए ने सिर हिलाकर हाँ कहा, और जब उसे पता चला कि ली ये के पास 483 यूनिट्स थंडर ORE हैं, तो उसने दोनों हाथों से मुंह ढक लिया। इतना सारा? तुम तो सच में लकी हो। भीड़ ज्यादा होने की वजह से मार्केट में थोड़ी अफरातफरी मच गई। लिन एक्साए तुरंत आगे बढ़ी और ऑर्डर मेंटेन करने लगी। ली ये उसकी तरफ देखता रह गया। 20-22 साल की ये लड़की उदार और कैपेबल थी, बिल्कुल भी स्पॉइल्ड लार्ड्स की बेटियों जैसी नहीं। यही चीज उसे ली ये के और करीब ले आई।
करीब आधे घंटे बाद ली ये ने अपने सारे थंडर ओरे बेच दिए 25 क्रिस्टल्स पर यूनिट के रेट पर। मार्केट में कोई एक साथ बल्क में नहीं खरीद रहा था, ज्यादातर 30-40 यूनिट्स तक ही लेते थे। टोटल 12,075 क्रिस्टल कॉइन्स गिनते हुए ली ये के चेहरे पर संतोष था। कई क्रिस्टल कार्ड्स भी मिले जो कि इस दुनिया में यूनिवर्सल करेंसी है। एक कार्ड 100 क्रिस्टल कॉइन्स। कार्ड्स सिर्फ एलीट मॉन्स्टर्स से ड्रॉप होते हैं। लाओ झू और बाकी साथियों ने भी राहत की सांस ली। चलो अब सप्लाईज खरीदते हैं। ली ये ने हाथ लहराया। सबसे पहले उसने कोल खरीदा 600 यूनिट्स। जैसे जैसे कोल लोड हुआ टुमोरो की एनर्जी 61% तक बढ़ गई। ली ये ने गहरी सांस ली। वाइल्ड में रहते हुए हर पल उसे डर रहता था कि कहीं टुमोरो एनर्जी खत्म करके शट ना हो जाए। इसके बाद वो मार्केट में लेवल 1 आइटम्स की तलाश करने लगा। रोलन फोर्ट्रेस के शॉप्स में थोड़े बहुत लेवल 1 आइटम्स बिकते थे। शॉपकीपर्स उन्हें प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करते थे। लेवल 1 बेड, टेबल चेयर डिजाइन्स, मचेटी। लेकिन एक लॉर्ड के लिए बाइंग की बजाय मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा फायदेमंद होती है, इसलिए ली ये की नजर ज्यादा ब्लूप्रिंट्स पर थी। काफी सोच समझकर उसने 2 चीजें खरीदी। मॉर्निंग व्हीट, लेवल 1 क्रॉप सीड्स, 500 क्रिस्टल्स। लेवल 1 ऑफ रोड व्हीकल ब्लूप्रिंट, 1000 क्रिस्टल्स। मॉर्निंग व्हीट 1 महीने में ग्रो होता है और 10% यील्ड बोनस देता है। फोर्ट्रेस की ऑफिशियल शॉप से बेचा जाता है। ऑफ रोड व्हीकल ब्लूप्रिंट एक बाउंटी हंटर से मिला। उसने कहा कि ये ड्रॉप उसे एक एलीट गॉब्लिन को हराने के बाद मिला था। व्हीकल बनाने के लिए चाहिए 200 आयरन ओरे, 10 ऑटो पार्ट्स, 1 ऑटो पार्ट, 5 मेटल, कुल 250 आयरन ओरे। इसका बोनस इफेक्ट फ्यूल कंजम्पशन 10%। ली ये ने बिना हिचक ब्लूप्रिंट ले लिया। फ्लीट बनाने में ये जरूरी होगा, भले ही फिलहाल उसके पास रिसोर्सेस कम हो। हंटर ने हैप्पीली अपने 10 क्रिस्टल कार्ड्स गिने और चला गया। अब ली ये ने हिसाब लगाया। कोल पर 4,800, ब्लूप्रिंट्स पर 2,500। अब बस 4,700 क्रिस्टल्स बचे थे। फिर उसने 500 यूनिट्स आयरन ओरे लिया। 2,500 क्रिस्टल्स में आयरन ओरे प्रैक्टिकली हर जगह काम आता है। बुलेट्स, शेल्स, सिटी अपग्रेड्स, आइटम्स और इमरजेंसी फ्यूल तक। वो चाहता तो सब क्रिस्टल्स इसी पर खर्च कर देता, लेकिन उसके पास इंटेलिजेंस सिस्टम था जिससे वो वाइल्ड में माइंस लोकेट कर सकता था। इसलिए 500 यूनिट्स ही काफी थे। बाकी बचे 2,200 क्रिस्टल से उसने वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ड्राइड मीट, फ्लावर और कुछ ऑर्डिनरी फर्नीचर खरीदा। ये फर्नीचर वो नए रेजिडेंट्स को देने के लिए ला रहा था। साथ ही कुछ मुर्गियां और बतखें भी खरीदी और टुमारो में उनके लिए जगह रिजर्व कर दी। अपोकलिप्स में पोल्ट्री की कीमतें बहुत ऊंची थी। सप्लाईज खरीदने के बाद ली ये ने न्यू रेजिडेंट्स रिक्रूट करने की कोशिश की, लेकिन इस बार कोई इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि फोर्ट्रेस की जिंदगी मोबाइल सिटी से कहीं ज्यादा आरामदायक और सुरक्षित थी। लोग हमेशा कंफर्टेबल लाइफ ही चुनते हैं। सप्लाईज उठाते हुए लाओ झू ने पूछा, अली, वाइल्ड में कब चलेंगे? ली ये ने ठुड्डी पर हाथ फेरकर सोचा, काम लगभग हो गया है। आज रात यही आराम करते हैं और सुबह जल्दी निकलते हैं। मार्केट से निकलने के बाद ली ये फैक्ट्री एरिया पहुंचा। रिपेयर शॉप्स की तलाश में उसने काफी देर सर्च किया। आखिरकार उसे एक नौजवान दिखा। रिपेयर शॉप के दरवाजे पर बैठा, चश्मा लगाए, उदास सा। वो निंग वेन था। बस 2 महीने पहले उसे शॉप से निकाल दिया गया था। बातचीत में पता चला कि वो पहले रोलन फोर्ट्रेस में ट्रेनी गनर भी रह चुका है। ली ये ने जब उसे मोबाइल सिटी का लॉर्ड होने की बात बताई और अपना मकसद समझाया तो निंग वेन स्टन रह गया। मैं असली गनर नहीं हूं, उसने शर्माते हुए कहा। असल में वो कुछ समय ट्रेनी गनर था, लेकिन एक्सपीरियंस की कमी की वजह से जॉब नहीं टिक पाया। चैप्टर 14, 3 सिटीज अलायंस। ली ये एक पल के लिए चौंक गया, फिर उसने हाथ हिलाकर कहा, ठीक है। टुमारो की प्रेजेंट सैलरी कंडीशंस को देखते हुए यह भी पक्का नहीं था कि कोई एक्सपीरियंस्ड गनर रिक्रूट हो पाएगा। इंटर्न मिल जाना भी काफी अच्छा माना जाएगा। सबसे जरूरी बात यह थी कि अगर किसी गनर को शुरू से ट्रेन किया जाए तो उसका अपने मोबाइल सिटी के लिए बिलोंगिंगनेस और स्ट्रांग होगा। तुम सच में ठीक हो ना? निंग वेन ने सावधानी से पूछा। जंगल में आर्टिलरी की इफेक्टिवनेस मोबाइल सिटी के लिए क्रूशल होती है। मुझे डर है कि कहीं मैं अच्छा परफॉर्म न कर पाऊं।
ली ये मुस्कुराया और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे भरोसा दिलाया। फिर अचानक उसे कुछ याद आया और उसने पूछा, वैसे तुम मोबाइल सिटी ज्वाइन क्यों करना चाहते हो? निंग वेन ने थोड़ा सोचा और जवाब दिया, मैं सच कहूं तो फोर्ट्रेस में जिंदगी बुरी नहीं है। हर रोज सर्वाइवल की चिंता नहीं करनी पड़ती, खाना पीना भी अच्छा है। ये कहकर वो थोड़ा शर्माते हुए सिर खुजाने लगा। लेकिन मुझे लगता है कि एक जवान इंसान को दुनिया जरूर देखनी चाहिए। ली ये ने सिर हिलाकर हामी भरी। हाँ, लेकिन एक बात बतानी है। फिलहाल टुमारो में डेली फ्रेश वाटर सप्लाई बहुत कम है और फूड सप्लाई सिर्फ पोटैटोज और स्टीम्ड बंस तक लिमिटेड है। निंग वेन ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। कोई बात नहीं। जब ली ये निंग वेन को वापस ले जा रहा था, तभी उसने एक ऐसा नजारा देखा जिसने उसे चौंका दिया। बड़ा सा गेट धीरे धीरे खुला और एक मोबाइल सिटी अंदर आई, वही एज्योर, जिससे उसका पहले डील हुआ था। कॉन्करर की तरह एज्यो भी तुरंत सप्लाईज अनलोड करने और मार्केट में ट्रेड की तैयारी करने लगी। साथ ही रिपेयर्स और ट्रबल शूटिंग भी शुरू हो गई। ली ये थोड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा भी नहीं था कि एज्योर भी रोलन फोर्ट्रेस की पार्टनर है। वो सीधा ली जिन, एज्यो का लॉर्ड, के पास गया और हल्की फुल्की ग्रीटिंग्स की। तुम्हारी फैल्कन असॉल्ट राइफल वाकई कमाल की है, मॉन्स्टर्स मारना आसान हो गया, ली जिन ने कहा। ली ये ने सिर हिलाया, लेकिन हल्की उदासी के साथ। असल में जब वो रोलन फोर्ट्रेस आया था तो उसने सोचा था कि वहां फैल्कन असॉल्ट राइफल मैन्युफैक्चर करवाए, लेकिन वहां ऑलरेडी लेवल 1 फायर आर्म्स मौजूद थे। वापस टुमारो पहुंचकर ली ये ने लाओ झू को बोला कि वो निंग वेन के लिए रूम अरेंज करे और नए खरीदे गए फर्नीचर में से कुछ पीसेस वहां भेज दे, क्योंकि अब निंग वेन भी एक गनर था। उसे वही ट्रीटमेंट मिलने वाला था जो टेक्निकल टैलेंट्स जैसे टैंग फैंग और लिन डब्ल्यू को मिलता है। निंग वेन को गनर बनते देख लाओ झू ने हैरानी से उसके कंधे पर हाथ रखा और फिर उसे गले लगा लिया, जिससे निंग वेन थोड़ा एम्बेरस्ड महसूस करने लगा। सब अरेंज करने के बाद ली ये टुमारो के गार्डरेल पर खड़ा होकर कॉन्करर और एज्योर को फोर्ट्रेस में देख रहा था। सिर्फ रोलन फोर्ट्रेस जैसे न्यूट्रल जगह पर ही तीनों मोबाइल सिटीज शांति से रह सकती थी। इसी बीच वो सोचने लगा, क्या उसे लावा स्पाइडर क्वीन जो फायर फेदर फॉरेस्ट में दिखी थी की इंफॉर्मेशन बेचनी चाहिए? लेकिन ध्यान से सोचने पर एजियो हाल ही में ग्लॉस माइन के फेल अटैक से उभरी थी और अब कोई रिस्क लेने की हालत में नहीं थी। कॉन्करर पावरफुल थी, लेकिन फिर भी अकेले वाइल्ड बॉस को हराना मुश्किल होता। तभी पीछे से आवाज आई, क्या तुम सोच रहे हो कि उस वाइल्ड बॉस की इंफॉर्मेशन बेचनी चाहिए? ली ये पलटा तो देखा, वो लिन डब्ल्यू था। अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है तो हमें भी बताओ। लिन डब्ल्यू ने सिर हिलाया और पीछे खड़े एक्सायो याओ को इशारा किया कि वो उसे ली ये की ओर व्हील करे। वाइल्ड बॉसेस बहुत रिसोर्सेज ड्रॉप करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, वो लेवल 2 आइटम ड्रॉप करते हैं, जो किसी भी लेवल 1 सिटी के लिए बहुत बड़ा अपग्रेड होता है। लेकिन टुमारो जैसी नई लेवल 1 सिटी अकेले इसे चैलेंज नहीं कर सकती। उसने कॉन्करर और एज्योर की ओर देखते हुए कहा, लेकिन अगर हम उन्हें यूनाइट कर ले तो चांस काफी बढ़ जाएगा। और चूंकि इंफॉर्मेशन हमारे पास है और हम इनिशिएटर हैं, तो लूट डिस्ट्रीब्यूशन का इनिशिएटिव भी हमारे पास होगा। ली ये की आंखें चमक उठीं। लिन डब्ल्यू का सुझाव वाकई उसके लिए एक वेकअप कॉल था। एज्योर की हालत कमजोर थी और अलायंस ज्वाइन करके ही वो मौका पा सकती थी, और कॉन्करर का लॉर्ड अर्जेंट तरीके से लावा स्पाइडर सिल्क चाहता था, इसलिए उसके अग्री करने के चांसेस भी बहुत हाई थे। ली ये खुद तो सिर्फ लेवल 2 आइटम चाहता था, बाकी लूट दोनों में बंट सकता था। आधे घंटे बाद तीनों लॉर्ड्स ली ये, ली जिन और ले जियान आमने सामने बैठे। जैसे ही उन्हें लावा स्पाइडर क्वीन के स्पॉन की खबर मिली, उनकी आंखों में आश्चर्य और फिर जुनून सा चमक उठा। आखिर वाइल्ड बॉसेस हमेशा रेयर और रिच लूट ड्रॉप करते थे। ली ये ने अपनी बात रखी,
तीनों मोबाइल सिटीज मिलकर लावा स्पाइडर क्वीन को मारे। टुमारो सिर्फ लेवल 2 आइटम लेगा, जबकि बाकी लूट कॉन्करर और एज्योर शेयर करेंगे। ली जिन और ले जियान की आंखें चौड़ी हो गई। सिर्फ लेवल 2 आइटम लेना, ली ये ने आसानी से कह दिया, लेकिन सबको पता था कि उसकी वैल्यू किसी भी लेवल 1 सिटी के लिए कितनी बड़ी है। फिर भी इंफॉर्मेशन टुमारो के पास थी। यही उसकी सबसे बड़ी एडवांटेज थी। थोड़ा सोचने के बाद ली जिन ने हामी भर दी। ले जियान ने थोड़ी देर हेजिटेशन किया। कॉन्करर, एज्योर और टुमारो से कहीं ज्यादा स्ट्रांग थी। अलायंस का मतलब था एक्स्ट्रा मेहनत और लूट शेयर करना, जो उसे अच्छा नहीं लगा। लेकिन उसे अर्जेंटली लावा स्पाइडर सिल्क चाहिए था। अगर मिल जाए तो शायद एक बार में 500 यूनिट्स कलेक्ट हो जाए। आखिरकार उसने भी हामी भर दी। ली ये मुस्कुराया। अग्रीमेंट हो गया। फाइनल टर्म्स, टुमारो सिर्फ लेवल 2 आइटम लेगा, बाकी लूट कॉन्करर और एजियो में 60-40 रेशियो में बंटेगा। लावा स्पाइडर सिल्क सिर्फ कॉन्करर को मिलेगा। कॉम्बैट रोल्स, कॉन्करर लेवल 1 आर्टिलरी लावा स्पाइडर्स मारने की जिम्मेदारी लेगा, जबकि एजियोर और टुमारो स्पाइडर गार्ड्स और छोटे स्पाइडर संभालेंगे। अलायंस ट्रस्ट के लिए तीनों ने हॉस्टेजेस एक्सचेंज किए। ले जियान ने अपना बेटा दिया। ली ये ने अपना डेप्यूटी लाओ झू दिया। ली जिन ने अपनी वाइफ दी, जिसने कभी उसकी जान बचाई थी। ली ये ने कहा, मैं तो कल निकलने वाला था, लेकिन तुम्हारा सिटी अभी रिपेयर हो रहा है। ली जिन और ले जियान दोनों ने हाथ हिलाते हुए जवाब दिया, कोई दिक्कत नहीं, हम आज रात ही रिपेयर्स पूरा कर लेंगे। ये मौका हमें सालों से नहीं मिला वाइल्ड बॉस का सामना करने का। चैप्टर 15, लावा स्पाइडर क्वीन का शिकार। सुबह का वक्त, भारी गर्जना के साथ रोलन फोर्ट्रेस का विशाल गेट धीरे धीरे खुला। टुमारो इंजन ऑन करके विल्डरनेस की ओर बढ़ा। उसके पीछे पीछे कॉन्करर और एजियोर भी निकले। ली ये गार्डरेल पर खड़ा फायर फेदर फॉरेस्ट की ओर देख रहा था। जल्द ही जंग छिड़ने वाली थी। उसने मन ही मन सोचा, उम्मीद है सब ठीक हो। टुमारो पर हर कोई टेंशन में तैयारी कर रहा था। जब क्रू को पता चला कि तीनों मोबाइल सिटीज ने अलायंस बनाकर वाइल्ड बॉस पर अटैक करने का फैसला किया है, तो सब हैरान रह गए। शॉक के बाद उनके चेहरों पर घबराहट, डर और एक्साइटमेंट सब दिख रहा था। आर्टिलरी के पास नया गनर निंग वह नर्वस होकर उसे एडजस्ट कर रहा था। कभी कभी अंगूठा उठाकर डिस्टेंस नापने की कोशिश करता। बैटल शुरू होने से पहले ही उसे खुद को रेडी करना था। पास से आवाज आई। ली ये ने देखा, वो लिन डब्ल्यू था। अग्रीमेंट के बारे में सुनकर लिन डब्ल्यू ने चश्मा एडजस्ट करते हुए सिर हिलाया। डील के टर्म्स ठीक है, सिर्फ म्यूचुअल फायदे वाला अलायंस ही टिक सकता है। इधर रोलन फोर्ट्रेस की अपर सिटी में हॉस्पिटल बेड पर लेटा एक आदमी खिड़की से चुपचाप तीनों सिटीज को जाते देख रहा था। वो मध्यम उम्र का, पीला और कमजोर चेहरा लिए पतला सा इंसान था, जो हर थोड़ी देर में खांस उठता। वो रोलन फोर्ट्रेस का लॉर्ड था। असल में उसने ली ये और बाकी लोगों से मुलाकात इसलिए नहीं की क्योंकि वो खुद बिस्तर से उठने की हालत में नहीं था। रोलन फोर्ट्रेस बाहर से मजबूत दिखती थी, पर अंदर से हॉलो हो चुकी थी। सालों की माइनिंग ने रिसोर्सेस लगभग खत्म कर दिए थे। फ्रेश वाटर लेक भी सूखने की कगार पर थी। बाहर खतरनाक दुश्मन स्कारलेट हाउंड और अंदर फैक्शंस की लड़ाई। 2 फैक्शंस थे। रेडिकल्स कहते थे रिसोर्सेस कम है, इतनी पॉपुलेशन सर्वाइव नहीं कर सकती। फोर्ट्रेस को फिर से मोबाइल सिटी बनाकर सिर्फ 500 लोगों के साथ निकलना चाहिए और बाकी को छोड़ देना चाहिए। कॉन्जर्वेटिव्स मानते थे कि यह तरीका बहुत क्रूर है, फेयर सिलेक्शन इम्पॉसिबल है और इससे अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट होगा। मौजूदा रिसोर्सेज अभी कुछ वक्त तक चल सकते हैं, शायद कोई सल्यूशन निकल आए। कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ इसलिए नहीं भड़का क्योंकि लॉर्ड की इज्जत और पावर दोनों फैक्शंस को दबाए रखे थे, पर अब उसके पास भी ज्यादा वक्त नहीं बचा था। लॉर्ड सोचते सोचते माथे पर हाथ फेर रहा था। तभी दरवाजा धीरे से खुला
और बटलर ट्रे में दवा लेकर अंदर आया। दवा का वक्त हो गया है, उसने नरम नजर से कहा। सोचो, हर बार जब कोई मोबाइल सिटी निकलती है आप मुझे ऐसे ही देखते हैं। लॉर्ड हल्का सा खांसा और धीमे स्वर में बोला, ओल्डली, कभी कभी सोचता हूं अगर रोलैंड फोर्ट्रेस न बनी होती तो शायद और आगे निकल जाती। डेस्टिनेशन पर पहुंचकर ली ये ने गहरी सांस ली। अब टुमारो की कमांड उसी के हाथ में थी, क्योंकि कॉम्बैट कैप्टन लाओ झू तो हॉस्टेज बना हुआ था। जैसे ही तीनों मोबाइल सिटीज फायर फेदर फॉरेस्ट के पास पहुंचे, लावा स्पाइडर क्वीन अलर्ट होकर फुफकार उठी। उसके चारों तरफ लावा स्पाइडर्स और स्पाइडर गार्ड्स लहरों की तरह उमड़ पड़े। ली ये ने सिग्नल दिया। टुमारो से लगातार 3 लंबी विसल्स गूंजी। ये निशान था हमला शुरू। तीनों सिटीज की आर्टिलरी एक साथ गरजी। लावा स्पाइडर क्वीन विस्फोटों के घिर घिर गई। हिट, मैंने मार दिया। निंग वेन की आंखों में खुशी चमक उठी, लेकिन उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। नए गनर को लगा था कि पहली लड़ाई शायद किसी माइन या जंगल पर होगी, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि पहली लड़ाई वाइल्ड बॉस के खिलाफ होगी। उसने वाइन स्पीड, डिस्टेंस, ह्यूमिडिटी सब कैलकुलेट करके फायर किया, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। धुआं साफ होते ही सामने के नजारे ने सबको शॉक कर दिया। स्पाइडर गार्ड्स और लावा स्पाइडर्स को थोड़ी चोट लगी थी, लेकिन लावा स्पाइडर क्वीन लगभग बिना खरोंच के खड़ी थी। ली ये का चेहरा गंभीर हो गया। असल में वो पहले से जानता था नॉर्मल आर्टिलरी ज्यादा डैमेज नहीं कर सकती। एलीट मॉन्स्टर्स और बॉसेस को हराने के लिए लेवल 1 फायर आर्म्स, हैवी मशीन गन्स या आर्टिलरी चाहिए। अब स्पाइडर स्वार्म गुस्से से उमड़ पड़ा। 1000 मीटर, 900 मीटर, 800 मीटर, डिस्टेंस तेजी से घट रहा था। अचानक सबसे आगे दौड़ता लावा स्पाइडर हवा में उछल गया। 500 मीटर की छलांग मारकर वो लगभग उनके सामने आ गिरा। अब लावा स्पाइडर क्वीन सिर्फ 300 मीटर दूर थी। उसकी भयानक कंपाउंड आईज साफ दिखाई दे रही थी। मशीन गन्स और आर्टिलरी शेल्स उस पर बरसने लगे, लेकिन ऑर्डिनरी वेपन्स का असर बहुत कम था। लावा स्पाइडर क्वीन आग की बारिश के बीच तेजी से आगे बढ़ती रही। तभी कॉन्करर के लेवल 1 गन्स गरजे। जबरदस्त धमाका हुआ। लावा स्पाइडर क्वीन का एक पैर उड़ गया और उसका शरीर भारी पड़ने लगा। यह है लेवल 1 आर्टिलरी की ताकत। ली ने आश्चर्य, राहत और ईर्ष्या तीनों भाव एक साथ महसूस किए। असल में तीनों सिटीज में सिर्फ कॉन्करर का लेवल 1 कैनन ही इस बॉस को दबा सकता था। ली जिन भी यही सोच रहा था। काश उसके पास भी लेवल 1 तोप होती। लेकिन तभी लावा स्पाइडर क्वीन ने अचानक अनएक्सपेक्टेड मूव किया। उसने तोप की तरह स्पाइडर सिल्क फेंकी। तीनों मोबाइल सिटीज के व्हील्स और ट्रैक्स तुरंत जकड़ गए। सब लोग दंग रह गए। उसी वक्त हजारों स्पाइडर्स स्वार्म की तरह टूट पड़े। फायर, स्पाइडर ग्रुप पर सब गोलियां बरसाओ। ली ये गरजा। टुमारो और एजियो ने पागलों की तरह स्पाइडर स्वार्म पर गोलियां बरसाई। उनकी मिशन ही स्पाइडर गार्ड्स और छोटे स्पाइडर्स को रोकना थी। जबकि लावा स्पाइडर क्वीन का सामना कॉन्करर अपनी लेवल 1 आर्टिलरी से कर रहा था। तीनों सिटीज के रोबोटिक आर्म्स एक्टिवेट हो गए और व्हील्स पर लिपटे जाल को साफ करने लगे। चैप्टर 16 लेवल 2 आइटम सिटी कैमोफ्लाज। जल्दी करो, जल्दी करो। कैब में टैंग फैंग घबराते हुए बोला। इस वक्त वो रोबोटिक आर्म ऑपरेट कर रहा था, अपने माथे पर पसीने के साथ स्पाइडर सिल्क साफ करते हुए। टुमारो के डेक पर ली ये सबको लीड कर रहा था। हाथ में फैल्कन असॉल्ट राइफल लिए वो स्पाइडर ग्रुप पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहा था। लेवल 1 राइफल होने के बावजूद फैल्कन असॉल्ट राइफल की ताकत हैवी मशीन गन्स और आर्टिलरी से कहीं ज्यादा थी। सामने दौड़ते लावा स्पाइडर्स एक झटके में गिर रहे थे। डेक पर मौजूद फाइटर्स लगातार ट्रिगर दबाए जा रहे थे। एक सेकंड भी रुके बिना गोलियां निकल रही थी। इसी स्पाइडर टाइड के कवर में एलीट कैप्टन लेवल स्पाइडर गार्ड्स भी आ पहुंचे। उनके शरीर ट्रक जितने बड़े और खौफनाक थे।
उनमें से एक स्पाइडर गार्ड कूदा और सीधे एज्योर के डेक पर आ गिरा। उसने लावा जैसी वेनम पास के कैनन पर उगली और गनर समेत पूरा कैनन एक पल में राख बन गया। ये नजारा देखकर ली ये के चेहरे पर शौक साफ झलक रहा था। लेकिन एज्योर के डेक पर फाइटर्स ने तुरंत रिएक्शन दिया और उस जायंट स्पाइडर को कड़ी फायर पावर से गिरा दिया। हथियार वही थे जो ली ने पहले उन्हें ट्रेड करके दिए थे, फैल्कन असॉल्ट राइफल्स। हो गया। टैंग फैंग की खुशी भरी चीख के साथ टुमारो ने आखिरकार दोबारा ताकत हासिल की और आगे बढ़ने लायक बन गया। 3 मोबाइल सिटीज में से टुमारो ही था जिसके ट्रैक्स और टायर्स सबसे कम स्पाइडर सिल्क में फंसे थे। लेकिन ली ने रिट्रीट का ऑर्डर नहीं दिया क्योंकि एज्योर अभी तक मूव नहीं कर पा रहा था और वो टीममेट्स को अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ नजर गई तो कॉन्करर का सामना लावा स्पाइडर क्वीन से सीधा हो रहा था। क्वीन ने कॉन्करर को अपना मेन दुश्मन मान लिया था और लगातार स्पाइडर सिल्क बरसा रही थी। पूरा कॉन्करर जालों में लिपट चुका था, यहां तक कि स्पाइडर सिल्क साफ करने वाले मैकेनिकल आर्म्स भी कसकर जकड़े गए थे। उसके कई आर्टिलरी पीसेस और हैवी मशीन गन्स स्पाइडर वेब्स में उलझे पड़े थे और फायर नहीं कर पा रहे थे। कई फाइटर्स भी जाल में फंसकर हिल नहीं पा रहे थे। सिर्फ लेवल एक कैनन लगातार दाग रहा था। क्वीन पहले ही कई जगह घायल हो चुकी थी और उसकी चाल नोटिसेबली धीमी हो रही थी। ली ये के दिल में पहली बार उम्मीद जगी। बस थोड़ी देर और जीत हमारी होगी। इस वक्त तीनों मोबाइल सिटीज अपनी पूरी ताकत झोंक चुके थे। कोई भी सेल्फिश मोटिव दिखाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हर तरफ गोलियां और तोपों की गड़गड़ाहट थी। काफी देर बाद सामने का स्पाइडर स्वार्म आखिरकार साफ कर दिया गया। टुमारो और एजियो ने तुरंत एस्केप किया और कॉन्करर को सपोर्ट देने आ गए। ये देखकर ले जियान ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका गनर मुंह बनाकर बोला, लॉर्ड, हमारे पास लेवल एक आर्टिलरी की बस 3 शेल्स बची है। ले जियान का चेहरा उतर गया। लेवल एक वाइंड एरोजन आर्टिलरी की शेल्स नॉर्मल आयरन ऑरे से नहीं बनती, इसके लिए खास ऑरे चाहिए। लेवल एक वाइंड एरोजन ऑरे। हर शेल में 10 यूनिट्स एओलियन ऑरे और 1 यूनिट गन पाउडर लगता है। यह रेयर मिनरल था, बहुत मुश्किल से मिलता था और कई बार ऊंची कीमत पर भी खरीदना नामुमकिन था। कॉन्करर के पास कुल 11 शेल्स थे। इस बार तो भारी नुकसान हो गया। उसने मन ही मन सोचा और लंबी सांस छोड़ी। बचाना मत, बाकी तीनों शेल्स भी दाग दो। इस वाइल्ड बॉस को गिराना सबसे जरूरी है। आखिरी पल में कोई गलती मत करना। तुरंत तीनों मोबाइल सिटीज की हर मशीन गन, आर्टिलरी और फाइटर ने पूरी ताकत झोंक दी। लावा स्पाइडर क्वीन पल भर में आग और गोलियों की बारिश में घिर गई। गंभीर चोटों के बावजूद क्वीन 3 मोबाइल सिटीज को कई मिनटों तक रोक पाई। आखिरकार कॉन्करर की आखिरी वाइंड एरोजन कैनन बॉल ने क्वीन को मार गिराया। आखिरकार खत्म हुआ। ली जिन और ले जियान ने एक साथ राहत की सांस ली, लेकिन उनकी आंखों में अब भी हल्का डर था। अगर तीनों में से कोई एक भी सपोर्ट न करता तो ये जंगली बॉस हर सिटी को मिटा देता। अब उन्हें वाइल्ड बॉस की असली ताकत का अंदाजा हो चुका था। अफवाहें सही थी। पूरी तरह स्टाफ्ड लेवल एक मोबाइल सिटी का वाइल्ड बॉस से जीतने का चांस 30% से भी कम है। सुपर जंप्स, स्पाइडर सिल्क स्प्रे और पूरे शरीर को ढकने वाली स्पाइडर टाइड एक अकेली सिटी के बस की बात ही नहीं थी। शुरुआत से अब तक सबकी हालत तनाव से भरी थी। हार का मतलब साफ था, सिटी समेत सबकी मौत। यही होता है ओपन एयर बैटल्स में। कुछ देर बाद सबकी नजर लावा स्पाइडर क्वीन के कॉर्प्स पर गई। अब लूट खोलने का वक्त था। 4874 क्रिस्टल स्वाइनिस, 1256 यूनिट्स लेवल 1 आयरन ऑरे, 976 यूनिट्स लेवल 1 कोल, 412 यूनिट्स लेवल 1 फ्यूल, 3 to 5 यूनिट्स लावा स्पाइडर SIL के, LEVL एक सिटी एक्सेसरी, मोल्टन SHELL, LEVL एक वेपन लावा स्पाइडर FNG। लूट देखकर सब दंग रह गए। उन्हें पता था बॉस बहुत कुछ ड्रॉप करेगा,
लेकिन इतना ज्यादा? सिर्फ क्रिस्टल कॉइन्स, कोल, आयरन ओरे और फ्यूल इकट्ठा करने में ही बहुत वक्त लगेगा। मोल्टन शेल एक डिफेंसिव सिटी आर्मोर था, दिखने में जैसे पिघली हुई लावा की परत। इसका इफेक्ट था सिटी डिफेंस प्लस 10%। वही लावा स्पाइडर फैंग एक बेहद कूल दिखने वाला लेवल एक वेपन था, जिसमें बोनस इफेक्ट था टारगेट को बर्निंग डैमेज देना। तीनों लॉर्ड्स की आंखों में चमक और जलन साफ दिख रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज आया आखिर में, लेवल 2 आइटम। इसका टाइप पूरी तरह रैंडम होता है। लेवल 2 क्रॉप सीड, फायर आर्म, सिटी एक्सेसरी, हैवी मशीन गन या आर्टिलरी, कुछ भी। बॉस के गिरते ही लीजन और ले जियान दोनों ने एक साथ ली ये की तरफ जटिल नजरों से देखा, क्योंकि समझौते के मुताबिक लेवल 2 आइटम उसी का होगा। ली ये ने फैनेटिकल नजरों से उस आइटम को देखा। वो बाहर से एक रेडियो जैसा दिखता था। आउटर शेल पर फेंट फ्लोसेंट ग्लो चमक रही थी। आईटीएम नेम अर्बन CMOUFLAG। आईटीएम लेवल 2। एडिड एटर्नल इफेक्ट पूरी मोबाइल सिटी को कैमोफ्लाज पैटर्न से ढक देता है, जिससे वो अपने सराउंडिंग्स में पूरी तरह ब्लेंड हो जाती है। NOT हर एक्टिवेशन पर 5% एनर्जी खर्च होगी और उसके बाद हर घंटे 6% एनर्जी खर्च होगी। क्या कमाल की चीज है। ली जिन और ले जियान के दिलों में बस ईर्ष्या ही ईर्ष्या थी। धन्यवाद दोस्तों। ली ये ने उनसे हाथ मिलाया और बिना झिझक लेवल 2 आइटम उठा लिया। अग्रीमेंट के मुताबिक लेवल 2 आइटम उसका था, बाकी लूट का उससे कोई लेना देना नहीं। हालांकि ले जियान स्ट्रॉन्गेस्ट साइड था और उसकी कंट्रीब्यूशन भी सबसे ज्यादा थी, लेकिन क्वीन से मिली लावा स्पाइडर सिल्क ने उसकी कमी पूरी कर दी। लावा स्पाइडर्स 1 से 3 यूनिट्स सिल्क ड्रॉप करती थी, स्पाइडर गार्ड्स 10 से 20 यूनिट्स और लावा स्पाइडर क्वीन ने एक ही बार में 325 यूनिट्स सिल्क ड्रॉप किए। कुल मिलाकर 536 यूनिट्स लावा सिल्क का जैकपॉट मिला। ले जियान ने सिर हिलाया और बोला, ठीक है, अब मानना पड़ेगा। चैप्टर 17 यू हैव बिकम द प्रे। वैसे तुमने ये सारा लावा स्पाइडर सिल्क किस काम के लिए जमा किया है? ली ये ने क्यूरियोसिटी भरी आवाज में पूछा। ली जिन ने भी अपनी क्यूरियस नजरें उठाई। ले जियान ने थोड़ी देर सोचा और फिर एक डिजाइन ड्राइंग दिखाई। LEVL एक सिटी एक्सेसरी, लावा ट्रैक डिजाइन DRYNG। आईटीएम नेम लावा TRSEKS। आईटीएम लेवल 1। एडिड एटर्नल इफेक्ट्स 1 सिटी की ग्रिप प्लस 10%। 2 मोबाइल सिटी को क्लाइंब करने की एबिलिटी देती है, मैक्स क्लाइंबिंग एंगल 30 डिग्रीज। SRFTNG रिक्वायर्ड 500 यूनिट्स लावा स्पाइडर सिल्क, 100 यूनिट्स आयरन ORE। ले जियांग के अनुसार ये वही चीज थी जो उसे मॉन्स्टर टाउन पर अटैक करने के बाद मिली थी। सच में अच्छा अर्बन एक्सेसरी है। ली ये ने चुपचाप नोट किया। प्रोडक्शन वर्कशॉप में अपग्रेड किए गए कन्वेंशनल लेवल 1 ट्रैक्स की तुलना में ये लावा ट्रैक्स कहीं ज्यादा इफेक्टिव थे और मोबाइल सिटी को क्लाइंबिंग एबिलिटी भी देती थी। 30 डिग्रीज की स्लोप ये पहले ही इंप्रेसिव थी। ली ये के सामने एक मैजिकल सीन उभर आया, जैसे एक मोबाइल सिटी पहाड़ जैसी जगह में फ्लेक्सिबली क्लाइंब कर रही हो, सिटी चैसिस के ट्रैक्स की मदद से। अग्रीमेंट के अनुसार बाकी लूट कॉन्करर और एज्योर के बीच 64-36 रेशियो में बांटा गया। दोनों पक्षों ने आयरन ओरे और क्रिस्टल कॉइन्स स्मूथ तरीके से डिवाइड कर लिए, लेकिन लावा आर्मोर पर थोड़ी डिसएग्रीमेंट हुई। कॉन्करर सबसे स्ट्रॉन्ग होने और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देने के कारण ले जियान का ज्यादा बोल चलता था। थोड़ी नेगोशिएशन के बाद कॉन्करर ने सिटी एक्सेसरी हासिल किया और कॉम्पेंसेशन में एज्योर को 300 यूनिट्स आयरन ओरे और 300 यूनिट्स कोल मिले। कॉम्पेंसेशन पर्याप्त था, लेकिन ली जिन को थोड़ा रिग्रेट हुआ। एज्योर अभी रिवाइव हुआ था और अर्जेंटली अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी थी। फिर भी फेयरनेस के हिसाब से इस बार एज्योर का पोजीशन 3 सिटीज अलायंस में सबसे कमजोर था। आफ्टर ऑल टुमारो के पास वाइल्ड बॉस की इंफॉर्मेशन थी और अलायंस का इनिशिएटर भी वही था, जबकि कॉन्करर सबसे स्ट्रॉन्ग था।
लेकिन कुल मिलाकर ली जिन ने प्रॉफिट कमाया और रिसोर्सेज हासिल किए। केवल एक चीज की थोड़ी खिन्नता थी, एजियो ने अपना गनर खो दिया जो पुराना मेंबर था और अब उसे नया ट्रेन करना था। लूट डिवाइड होने के बाद ले जियान ने एक रिक्वेस्ट किया। बैटल में लावा स्पाइडर के साथ अकेले फाइट करने के बाद कॉन्करर अब स्पाइडर सिल्क में फंसा था और मूव करना मुश्किल था। उसे सिल्क क्लीन करना जरूरी था। वाइल्ड में एक मोबाइल सिटी जो मूव नहीं कर सकती बहुत डेंजरस होती है। इसलिए ले जियान ने रिक्वेस्ट की कि इस दौरान एजियोर और टुमारो कॉन्करर को एस्कॉर्ट करें। ली ये और ली जिन ने बिना हेजिटेशन के अग्री कर दिया। इस बैटल के बाद तीनों पक्षों में थोड़ी कैमराडरी विकसित हुई। ग्रैटिट्यूड दिखाने के अलावा ले जियान ने फैल्कन असॉल्ट राइफल की तरफ देखा जो ली ये के हाथ में थी। तुम्हारी लेवल एक फायर आर्म्स बहुत अच्छी है, क्या तुम मेरे लिए कुछ प्रोसेस कर सकते हो? कॉन्करर के पास भी लेवल एक फायर आर्म था, लेकिन वो सबमशीन गन था और लेथैलिटी असॉल्ट राइफल जितनी स्ट्रांग नहीं थी। ली ये ने नोट किया। कर्टसी के तौर पर इस बार उसने कोई प्रोसेसिंग फी नहीं लिया। इसके बाद ली ये ने सिटी कैमोफ्लाज टुमारो में वापस लाया, लिन डब्ल्यू को इंस्टॉल करने को कहा और अपनी कंजम्पशन का रफ हिसाब लगाया। बैटल में कई लावा स्पाइडर्स डेक पर चढ़ गए थे, इंक्लूडिंग एक स्पाइडर गार्ड। टुमारो के कई डेक्स और पार्ट्स डैमेज हुए थे, लेकिन कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। कई कॉम्बैटेंट्स घायल थे। कंज्यूम्ड आर्टिलरी शेल्स, मशीन गन बुलेट्स, पिस्टल बुलेट्स और फैल्कन असॉल्ट राइफल बुलेट्स। बैटल शुरू होते ही ये सब जैसे फ्री निकल गए। रफ कैलकुलेशन से पता चला कि इस बैटल में 400 यूनिट से ज्यादा आयरन ऑरे डिस्ट्रॉय हो गया। ली ये थोड़ा शॉक हुआ। युद्ध की लागत सच में हाई होती है। सच में अ कैनन शॉट इज वर्थ 1000 टेल्स ऑफ गोल्ड। इस दौरान उसने लावा स्पाइडर क्वीन के कॉर्प्स पर भी नजर डाली और कुछ सोचने लगा। वाइल्ड बॉस के ड्रॉप्स इतने रिच थे कि तीनों मोबाइल सिटीज को फीड कर सकते थे। टुमारो के अलोन नंबर्स पर भी रिसोर्सेस से वो पूरी तरह वेल्दी हो सकता था। लेकिन पिछले बैटल को सोचते हुए उसने सिर हिला दिया और ये आइडिया छोड़ दिया। इतनी ग्रीड मत करो। 1 घंटे से ज्यादा बाद कॉन्करर ने सभी स्पाइडर सिल्क क्लीन कर लिया और फिर से पावर रीगेन कर लिया। तीनों पक्षों ने हॉस्टेजेस एक्सचेंज किए, एक दूसरे को गुड बाय कहा और अलग अलग डायरेक्शंस में सेट ऑफ हुए। वाइल्ड में मोबाइल सिटीज रेयरली साथ ट्रैवल करती है। रीजन सिंपल थी, वाइल्ड में रिसोर्सेज लिमिटेड है। 2 सिटीज भी शेयर करने के लिए बैरली पर्याप्त है, 3 तो बहुत ज्यादा है। ली ये ने सिस्टम पैनल ओपन किया और एपिक इंफॉर्मेशन रिफ्रेश हो चुकी थी। कंटेंट था एसो फार द नंबर ऑफ ह्यूमन सर्वाइवर्स इन द वेस्टलैंड, नंबर ऑफ लेवल 1 मोबाइल सिटीज 119, NUMBR ऑफ लेवल 2 मोबाइल सिटीज 3, LEVL 1 फोर्ट्रेस 16, SURVIVOR टाउन 152, SURVIVL टीम 63, SURVIVL टीम 421, टोटल पार्टिसिपेंट्स 1,73,531। क्या ये एपिक इंटेलिजेंस की कंटेंट है? स्टन होते हुए ली ये की आंखों में जॉय चमक आई। क्या शानदार इंफॉर्मेशन है। अब उसे पूरी वेस्टलैंड एरिया का क्लियर और इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग हो गया था। उसे नहीं पता था कि वेस्टलैंड में 119 लेवल 1 मोबाइल सिटीज है और 3 लेवल 2 सिटीज भी मौजूद है। सरप्राइजिंग बात यह थी कि 1,70,000 से ज्यादा सर्वाइवर्स अभी भी वेस्टलैंड में है, जो उसकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा थे। सरप्राइज्ड होकर उसने फिर साय लिया। पूरा वेस्टलैंड 3 महीने में कोलैप्स हो जाएगा और ये नहीं पता कि कितने लोग सर्वाइव करेंगे। स्टाफ ऑन ड्यूटी अरेंज करने के बाद ली ये अपने रूम में गया और नैप लिया। जब वो उठा तो पता चला कि रात हो चुकी थी। कंप्लीट डार्कनेस और टुमारो का सर्च लाइट ऑन था। रूम से बाहर निकलते हुए ली ये ने कुछ सोचकर सिस्टम पैनल ओपन किया। सिस्टम का CD ट्रांसफर हो चुका था। NEXT इंटेलिजेंस रिफ्रेश 15 आवर्स 32 मिनट्स 52 SECONDS, NUMBR ऑफ इंटेलिजेंस 5। ली ये ने थोड़ा सिर हिलाया।
इंफॉर्मेशन रिफ्रेश टाइम लेस देन अ डे था। वैल्यू ज्यादा नहीं होगा, सिर्फ एक ड्रॉप इन द बकेट। नाइट होने के कारण टुमारो में ज्यादातर लोग रेस्ट कर रहे थे। केवल कुछ कॉम्बैटेंट्स गार्ड पर थे और लुकआउट्स भी विथड्रॉन थे। जस्ट वोक अप ली ये गुड स्पिरिट्स में था और टुमारो में स्ट्रॉल करने की प्लानिंग कर रहा था। तभी उसने दूर से फेंट रो सुना। ये साउंड मूविंग सिटी से आ रही है, उसने डाउटफुली पूछा। नेक्स्ट सेकंड सर्च लाइट सडनली टुमारो पर पड़ गया। ली ये स्टन्ड हुआ, फिर उस डायरेक्शन में देखा जहां सर्च लाइट आया। आउटलाइन देखकर इंस्टेंटली समझ गया, क्या ये स्कारलेट हाउंड है? एक ही समय में सामने वाले ने विसल बजाया। 2 पिकोलो हिट्स, 2 फ्लूट हिट्स। इसका मतलब यू हैव बिकम प्रे। चैप्टर 18 अ न्यू राउंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तेज रोर के साथ स्कारलेट हाउंड ने एक्सेलरेशन पकड़नी शुरू की और चेस शुरू कर दी। कुछ तेज विस्लिंग साउंड्स के साथ कई शेल्स टुमारो के आसपास गिर गए और फियर्स बॉम्बिंग ट्रिगर हुआ। मोस्ट लोग टुमारो पर जाग गए और जल्दी से अपने वेपन्स उठाकर असेंबल होने लगे। अली, क्या हमें फाइट बैक के लिए तैयार होना चाहिए? लाओ झू की आवाज मेगाफोन से आई। ली ये ने ध्यान से सिचुएशन एनालाइज किया और जल्दी से सिर हिलाया। नहीं, हम इसे फाइट नहीं कर सकते। टैंग फैंग को जल्दी से एक्सेलरेट करना होगा और डिस्टेंस बनाना होगा। फिर सिटी कैमोफ्लाज ऑन करना होगा। वो स्कारलेट हाउंड की ताकत को अच्छी तरह जानता था। 96 कॉम्बैटेंट्स, 4 कन्वॉयज, 8 कन्वेंशनल आर्टिलरी, 14 कन्वेंशनल हैवी मशीन गन्स और 120 से ज्यादा गन्स विभिन्न प्रकार के, और 2 लेवल 1 कैनन्स भी। अभी थोड़ी ही देर पहले उसने लेवल 1 आर्टिलरी की ताकत विटनेस की थी। एक डल विस्लिंग साउंड के साथ एक शेल टुमारो के लेफ्ट साइड थोड़ी दूर एक्सप्लोडेड। भयानक आग आसमान में शूट हुई और वायलेंट शॉक वेव ने पूरे टुमारो को इंस्टेंटली झकझोरा। हल्का ट्रेम्बल भी हुआ। ली ये का एक्सप्रेशन बदल गया। ये पावर अनडाउटेडली लेवल 1 आर्टिलरी है। अगर टुमारो हेड ऑन हिट होता, कॉन्सिक्वेंसेस अनइमेजिनेबल होते। टैंग फैंग की ऑपरेशंस के साथ टुमारो ग्रेजुअली एक्सेलरेट करने लगा और स्कारलेट हाउंड क्लोजली फॉलो कर रहा था। दोनों मोबाइल सिटीज वेस्टलैंड में चेज में थे। इस दौरान स्कारलेट हाउंड ने कई बार फायर किया और शेल्स लगभग टुमारो को हिट कर रहे थे। ली ये के दिमाग में अचानक आइडिया आया। टैंग फैंग राउट मेमोराइज करने और प्लान करने के बाद सारे लाइटिंग इक्विपमेंट बंद कर दो। कुछ सेकंड्स बाद टुमारो की सारी लाइट्स ऑफ हो गई। एक शार्प टर्न के साथ ये स्कारलेट हाउंड के सर्च लाइट के नीचे गायब हो गया। कुछ मिनटों बाद स्कारलेट हाउंड ने पूरी तरह से टुमारो का ट्रैक खो दिया। सर्च लाइट घुमाते हुए उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई ट्रेस नहीं मिला। ये प्रेडेटरी सिटी बिल्कुल विश्वास नहीं कर पा रही थी और धीरे धीरे अपने 4 कन्वॉयज छोड़कर सभी डायरेक्शंस में एक्सेलरेटेड स्पीड से सर्च करने लगी। इट कुडंट बिलीव कि ये फैट मीट सच में उसकी नजरों के सामने भाग गया। लगभग आधे घंटे बाद कन्वॉयज सभी डायरेक्शन से वापस आए और न्यूज लाए कि टारगेट नॉट फाउंड। कन्वॉय रिकवर होने के बाद स्कारलेट हाउंड के पास कोई चॉइस नहीं था और उसने स्लोली लीव करना शुरू किया। फाइनली लेफ्ट। ली ने आराम की सांस ली। इस समय टुमारो पूरी तरह से वेस्टलैंड के सीनरी में मर्ज हो चुका था। मोरोवर, ये स्कारलेट हाउंड से लगभग 1 किलोमीटर दूर था और कन्वॉयस लगभग उससे टकराने वाले थे जब अभी अभी वापस आए थे। सेफ रहने के लिए ली ये ने सिटी कैमोफ्लाज तब तक नहीं हटाया जब तक स्कारलेट हाउंड पूरी तरह से नहीं चला गया। थैंक्स टू दिस लेवल 2 आइटम, वरना इस बार तो टुमारो नंबर खत्म हो जाता। उसने सिंसियरली सोचा। सच में ये लेवल 2 आइटम बहुत यूजफुल था, चाहे स्नीक अटैक्स हो या एस्केप। डिसएडवांटेज सिर्फ ये था कि ये बहुत एनर्जी कंज्यूम करता है। स्टार्ट से 1 आवर ड्यूरेशन तक इसने 11% एनर्जी कंज्यूम कर लिया, जो टुमारो को 2 दिनों तक ट्रैवल करने के लिए पर्याप्त थी। नो वंडर ऑल दोज लेवल 1 सिटीज आर सो क्रेजी अबाउट द वाइल्ड बॉस। उसने खुद से मटर किया। आफ्टर ऑल, everyone wants that level 2 item it drops. ओह,
एक नया दिन जल्द ही आने वाला था। टुमारो के लोग अपनी डेली वर्क शुरू करने लगे। लिन डब्ल्यू कुछ लोगों के साथ टुमारो की टॉप टू बॉटम इंस्पेक्शन शुरू कर दिया। लाओ झू अपने कंपेनियंस के साथ पेट्रोल कर रहे थे। इस समय ली ये फील्ड के किनारे खड़ा था। आज ब्लू हार्ट पोटैटोज राइप थे और हार्वेस्ट के लिए रेडी। कुछ रेजिडेंट्स फील्ड में बिजी थे, पोटैटोज हार्वेस्ट कर रहे थे। ली ने एक उठाई और देखा। ब्लू हार्ट पोटैटोज सामान्य पोटैटोज जितने ही साइज में थे, लेकिन स्किन और इंटीरियर लाइट ब्लू थे। उसने एक टेस्ट लिया और पाया कि थोड़े स्वीट थे। इस बार टुमारो ने टोटल 1563 यूनिट्स ब्लू हार्ट पोटैटोज हार्वेस्ट किए। हार्वेस्ट के बाद ली ने सभी को नए राउंड के लिए ब्लू हार्ट पोटैटोज सो करने को कहा और न्यूली एक्वायर्ड मॉर्निंग ग्लोरी वीट भी प्लांट किया। मॉर्निंग वीट मैच्योर होने में ब्लू हार्ट पोटैटोज से ज्यादा समय लेती है, लगभग 1 मंथ, लेकिन ऑर्डिनरी क्रॉप्स के मुकाबले ये काफी फास्ट है। मॉर्निंग वीट मैच्योर होने के बाद टुमारो फ्लावर सप्लाई कर पाएगा, जिसे बिस्किट्स, ब्रेड, स्टीम्ड बन्स, नूडल्स बनाने में यूज किया जा सकता है। इन जनरल टुमारो को सेल्फ सफिशिएंट फूड मान सकते हैं, लेकिन ली ने अपनी चिन टच की और हल्का सिर हिलाया। करंटली फूड सप्लाई टुमारो पर अभी भी स्कैर्स थी, केवल वीट और पोटैटोज। उसने प्लान किया कि और लेवल एक क्रॉप्स परचेस करके डाइनिंग टेबल को एनरिच करेगा। नॉट ओनली दैट, जब कंडीशंस परमिट करें, टुमारो फ्रूट्स भी प्लांट करेगा और फिश भी रेज करेगा। वैसे ली ने कॉन्करर और एज्योर से कम्युनिकेट किया अपने रिस्पेक्टिव लेवल एक क्रॉप्स ट्रेड करने के लिए, लेकिन पूछने पर पता चला कि सभी के लेवल एक क्रॉप्स मॉर्निंग ग्लोरी वीट ही थे, जो रोलैंड फोर्ट्रेस में सेल होते हैं। जनरली ऑर्डिनरी लेवल एक क्रॉप्स की प्राइस 500 से 1000 क्रिस्टल कॉइन्स होती है। मॉर्निंग वीट की प्राइस ज्यादा थी क्योंकि ये स्टेपल फूड था और वेजिटेबल्स फ्रूट से ज्यादा लोगों को फीड कर सकता था। ली जिन और ले जियान दोनों टुमारो के ब्लू हार्ट पोटैटोज में इंटरेस्ट लेने लगे और बिड करना चाहते थे। पोटैटोज हाई इन स्टार्च और प्रोटीन थे, इसलिए फिलिंग फूड था, लेकिन अभी सीड्स अभी सो हुए थे, इसलिए ली ये उनकी रिक्वेस्ट पूरी नहीं कर सका। उसने प्रॉमिस किया कि अगली बार मिलने पर सीड्स बेच देगा। इवनिंग में नया राउंड इंटेलिजेंस अपडेट हुआ। 15 किलोमीटर साउथ वेस्ट 17 सर्वाइवर्स का कन्वॉय टेम्पररीली रेस्ट कर रहा है। सप्लाई सफिशिएंट, लेकिन कोई लेवल एक ब्लूप्रिंट्स, क्रॉप्स या वेपन्स नहीं। इंटेल वैल्यू एवरेज। वेस्टलैंड के वेस्ट में लेवल एक लार्ज बेसिन एरिया, पहुंचने में 1 मंथ। इंटेल वैल्यू एक्सलेंट 3। कुछ दिनों की परसुएट के बाद लेवल एक मोबाइल सिटी वैंगार्ड ने सक्सेसफुली उन 2 लेवल एक मोबाइल सिटीज को डिफीट किया जो उसे हंट कर रही थी, और उनकी पॉपुलेशन, रिसोर्सेज और प्रोडक्शन वर्कशॉप के सारे आइटम्स एनेक्स किए। इंटेल वैल्यू एक्सलेंट। रोलैंड फोर्ट्रेस अभी कॉन्फ्लिक्ट में है, रिसोर्सेज नियरली डिप्लीटेड। रेडिकल फैक्शन ने डिसाइड किया कि अवेलेबल रिसोर्सेज कंसोलिडेट करें, फोर्ट्रेस की 3/4 पॉपुलेशन अबैंडन करें और रोलैंड फोर्ट्रेस को मोबाइल सिटी में वापस कन्वर्ट करें। कॉन्जर्वेटिव्स स्ट्रांगली अपोज कर रहे हैं, कहते हैं सॉल्यूशन मिलेगा। लॉर्ड ऑफ रोलैंड फोर्ट्रेस का इमेंस प्रेस्टीज है, जिससे फैक्शंस सप्रेस हो रहे हैं, लेकिन लॉर्ड सीरियसली इल है और लगभग बेड से बाहर नहीं आ सकता। इंटेल वैल्यू रेयर। टुमारो मॉर्निंग रोटेन लैंड के साउथ ईस्ट में एक स्पोर टाउन अपीयर होगा। ये मॉन्स्टर टाउन न्यूट्रल है, कोई भी सर्वाइवर विजिट करके इनहैबिटेंट से इंटरैक्ट कर सकता है और यूनिक लेवल एक आइटम प्राप्त कर सकता है। इंटेल वैल्यू रेयर। ली ने क्विकली सारी इंफॉर्मेशन ब्राउज की। इस बार इंटेलिजेंस में माइंस और फॉरेस्ट्स जैसी रिसोर्सेज की जानकारी नहीं थी, लेकिन सरप्राइजिंगली इंफॉर्मेशन अमाउंट काफी बड़ी थी। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलो। सपोर्ट मिला तो मैं आगे के चैप्टर्स भी अपलोड करूंगा, और हां, सब्सक्राइब करना भी मत भूलो।